हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों के आकार की। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ना स्टार्ट करा था? पुष्पों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था। तो हमने पुष्प के 4 मुख्य भाग पढ़े थे। दल, बाह्य दल, पुकेसर तथा छायांग के बारे में पढ़ा था। एंडोशम तथा गाइनोशम, ये 4 भाग पुष्प के मुख्य होते हैं। तो हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ये जो हरी डंठल समान संरचनाएं होती है, ये पुष्प वृत्त कहलाता है। पुष्प जिस पर बनता है वो भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। तो ये जो भाग होता है वो पुष्पासन कहलाता है, ये पुष्प वृत्त कहलाता है। जो हरी डंठल जैसी संरचना होती है वो क्या कहलाता है? पुष्प वृत्त कहलाता है। हमने कैलिक्स और कोरोला में गलत पढ़ लिया था, क्योंकि कैलिक्स जो होता है उसे बाह्य दल कहते हैं, कोरोला को दल कहता है, दल कहा जाता है। तो ये हरी पत्ती जैसी जो संरचनाएं होती है उसे हम कहते हैं बाह्य दल, यानी कि कैलिक्स कहा जाता है। ये क्या करता है? कली जैसी अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसमें दल पाए जाते हैं। दल का क्या कार्य होता है? ये रंगीन होता है तथा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर होता है मादा जनन चक्र। मादा जनन चक्र में क्या पाया जाता है? वर्तिकाग्र। ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। ये ट्यूब जैसी संरचना होती है वो होती है वर्तिका, तथा ये होता है छायांग और ये होता है अंडाशय। इसमें क्या बनता है? बीज तथा फल का निर्माण जो होता है वो ओवरी में या अंडाशय में ही होता है। तो ये होता है मादा जनन चक्र। तथा ये होते हैं पुकेसर, यानी पराग कोश इसमें पाए जाते हैं, और इसमें पोमंग पाया जाता है। तथा ये जिस भाग से लगा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूतंतु। तो इसमें क्या होगा? ये दल तथा बाह्य दल, जो दल और बाह्य दल जो संरचना होती है वो क्या कहलाते हैं? सहायक अंग कहलाते हैं। तथा मादा जनन अंग तथा पुमंग या नर जनन अंग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लैंगिक अंग कहलाते हैं। तो ये होता है हमारा फ्लोवल स्ट्रक्चर। ये जो संरचनाएं हम इसमें एक एक के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे समिति के बारे में, यानी कि पुष्प जो होता है किस प्रकार की समिति इनमें पाई जाती है। तो हमारा टॉपिक है समिति। पुष्प में क्या होता है? 2 प्रकार की समिति होती है। एक तो होती है त्रिज्या समिति और होती है एक व्यास समिति। त्रिज्या समिति यानी कि पुष्प को किसी भी अक्ष से 2 समान भागों में अगर बांटा जाए तो हम उसको कहते हैं त्रिज्या समिति, यानी कि नियमित प्रकार का पुष्प वो कहलाता है। और एक होता है एक व्यास समिति। इसमें क्या होता है? पुष्प को ऊर्ध्वाधर यानी समतल से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो हम उसको कहते हैं एक व्यास समिति। तथा एक होता है अनियमित पुष्पक्रम, जिसमें क्या होता है? किसी भी भाग से पुष्प को 2 समान भागों में बांटा नहीं जा सकता है, तो हम उसको कहते हैं असममित प्रकार का पुष्पक्रम। तो अब हम एक एक लिखते हैं। यदि पुष्प को 2 समान भागों में बांटा जा सके तो वह त्रिज्या सममित या नियमित पुष्प कहलाता है। तथा यदि पुष्प को समतल से या ऊर्ध्वाधर यानी कि इस प्रकार से 2 समान भागों में, पुष्प का ये आधा भाग ऊपर ये आधा भाग नीचे, यानी समतल से 2 ऊर्ध्वाधर, समतल या ऊर्ध्वाधर से 2 समान भागों में अगर बांट लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एक व्यास समिति पुष्प। समतल या ऊर्ध्वाधर रूप से यदि पुष्प को 2 समान भागों में बांटा जा सके
तो वह एक व्यास सममित कहलाता है। किंतु यदि पुष्प को समान भागों में नहीं बांटा जा सकता है, किसी भी कक्ष से गुजरने वाली रेखा, जैसे हम किया द्विपार्श्व में सममित है, क्योंकि हमारे केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा हमें दो समान भागों में बांट सकती है, दाएं तथा बाएं भागों में बांट सकती है, तो हम क्या है, सममित है, द्विपार्श्व सममित है। लेकिन अगर ऐसा पुष्प हो जो किसी भी प्रकार से दो समान भागों में नहीं बांटा जा सके, दो समान भाग वो किसी भी प्रकार से दो भागों में बांटा ही नहीं जा सकता हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये असममित पुष्प है, यानी कि ये अनियमित पुष्प कहलाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सममिति के आधार पर पुष्प। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें, त्रिज्या सममित, एक व्यास सममित तथा असममित। असममित का मतलब यानी कि इसको मतलब किसी भी प्रकार से समान भागों में नहीं बांटा जा सकता है, तो वो असममित हो गया। जिसको बांटा जा सकता है वो सममित होते हैं। तो सममित दो प्रकार से होते हैं, एक त्रिज्या सममित और एक व्यास सममित। त्रिज्या सममित, इसको कोई भी रेखा जो होती है दो समान भागों में पुष्प को बांट देती है, तो हम उसको कहते हैं त्रिज्या सममित। तथा एक व्यास सममित जिसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर या समतल से दो समान भागों में पुष्प को बांटा जा सकता है, तो हम उसको कहते हैं एक व्यास सममित। तो सममिति के आधार पर पुष्प क्या होता है हमने ये पढ़ लिया। अब हम स्थिति के आधार पर पढ़ते हैं। स्थिति क्या, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि पुष्प के चार मुख्य भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम तथा गाइनोशम। पुष्प के चार भाग होते हैं, उनकी स्थिति के आधार पर पुष्पों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उनकी जो संरचना होती है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थिति के आधार पर पुष्पों को तीन भागों में बांटा गया है, अधोजायंता, परिजायंता तथा अधिजायंता। तो हम एक एक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो किस आधार पर पुष्पों को बांटा है, पुष्प के भाग यानी कि कैलिक्स, बाह्यदल, बाह्यदल को क्या बोलते हैं, कैलिक्स दल, कोरोला, जायांग, गाइनोशियम तथा कुमंग। एंडोशियम के आधार पर पुष्प यानी फ्लावर तीन भागों में बांटा है। तो पहला है अधोजायंता। अधोजायंता को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस पुष्प किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, अंडाशय जो होता है, यानी कि हमने पुष्प की संरचना पढ़ी है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। जो अंडाशय होता है वो अपनी सर्वोच्च स्थिति में रहता है, यानी कि ऊपर की तरफ रहता है, तथा जो बाकी जो सारे जो संरचना है, यानी कि पुमंग हो गया,
एंडोशम हो गई, पुमंग यानी एंडोशम हो गया, दल, बाह्य दल, ये जो सब होते हैं वो नीचे की तरफ लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ लगे हुए हैं तथा अंडाशय है जो ऊपर की तरफ स्थित है तो हम इसको कहते हैं हाइपोगाइनस। ठीक है, तो इसमें पुष्प सर्वोच्च स्थिति पर रहता है तथा बाकी सभी पुष्प विभाग नीचे की तरफ होते हैं तो उसे अधोजायंता कहते हैं। इसके क्या उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, सभी में अधोजायंता संरचना पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे पेरिजायंता यानी कि परिजायंता किसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, अंडाशय जो होता है वो मध्य में होता है, किंतु क्या होते हैं जो बाकी सभी जो अंग होते हैं पुष्प के वो किनारे की तरफ लगे होते हैं, यानी कि आसपास में परिधि की तरफ लगे हुए रहते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, परिजायंता। तो दूसरा है हमारा परिजायंता। अंडाशय मध्य में होता है किंतु सभी अंग किनारे की तरफ होते हैं। तो उसे परिजायंता कहते हैं, यानी कि अंडाशय तो मध्य में ही है और ऊर्ध्वाधर है, ऊपर की तरफ है, किंतु जो सभी जो दल है वो क्या है, किनारे पर, तो इसे हम कहते हैं परिजायंता, पेरिगाइनस। ऐसी स्थिति किसमें होती है, प्लम में, गुलाब में आदि में। तो अब हम पढ़ेंगे अधिजायंता, यानी हमने सबसे पहले पढ़ा था अधो और हम पढ़ेंगे अधिजायंता। ठीक है, अधिजायंता को हम कहते हैं एपिगाइनस। इसमें क्या होता है, पुष्पक्रम जो होता है वो अंडाशय को घेर लेता है। तथा सभी जो पुष्पांग होते हैं सभी पुष्पांग ऊपर की तरफ लगते हैं। तो उसको हम कहते हैं अधिजायंता या एपिगाइनस। इसके उदाहरण है अर्धपुष्पक, सूरजमुखी आदि। तो
हमने क्या पढ़ा, स्थिति। स्थिति किसके आधार पर, यानी कि जो दल हो गया, बाह्य दल, पुमंग तथा जायंग के आधार पर पुष्प जो होता है वो किस प्रकार से स्थित होता है, वही पुष्पों की स्थिति होती है। तो हमने क्या पढ़ा, अधोजायंता। हाइपोगाइनस किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अंडाशय सर्वोच्च स्थान पर रहता है, यानी कि मध्य में रहता है। लेकिन जो ये होते हैं पुकेशर हो गया, दल हो गए, बाह्य दल होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ लगे हुए रहते हैं, पुष्प ग्रंथ पर या पुष्प आधार पर लगे हुए रहते हैं। तो हम उसको कहते हैं अधिगाइनस यानी हाइपोगाइनस कहते हैं। परिजायंता, इसमें क्या होता है, अंडाशय तो मध्य में होता है, किंतु जो बाकी जो सारे अंग होते हैं वो क्या होते हैं, किनारों की तरफ लगे हुए रहते हैं, तो हम उसको कहते हैं परिजायंता। उसके बाद में हमने पढ़ा अधिजायंता यानी कि एपिगाइनस। इसमें क्या होता है, अंडाशय जो नीचे की तरफ रहता है और पुष्प दल जो होता है, पुष्प का जो विन्यास होता है वो बढ़कर ऊपर आ जाता है, यानी कि उसको घेर लेता है, और बाकी जो सारे सहायक अंग होते हैं वो ऊपर की तरफ लग जाते हैं, अंडाशय के ऊपर की तरफ। तो हम इसको कहते हैं एपिगाइनस प्रकार। ठीक है, तो अब हमने आज क्या पढ़ा, सममिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। अब हम स्टार्ट करते हैं पुष्प के भाग कौन से होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग है, हमने कई बार पढ़ा है, दल हो गया, बाह्य दल हो गया, पुमंग हो गया तथा जायंग हो गया। तो अब हम इसके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं पुष्प के भाग। पुष्प के भाग, तो सबसे जो बाहरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। बाह्य दल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलिक्स। तो ये कैलिक्स क्या कार्य करता है, कैलिक्स जो होता है वो हरी पत्ती जैसी संरचना होती है, यानी कैलिक्स की संरचना इस प्रकार की होती है। ये जो पत्तियां हैं इस प्रकार की संरचना कैलिक्स की होती है, और ये क्या होता है, पुष्प में सबसे नीचे आधार पर। हमने पढ़ा है पुष्पाधार भाग पर, पुष्पासन भाग पर जो होता है बाह्य दल लगा हुआ रहता है। तो ये कैलिक्स हो गया, इसकी संरचना हरी पत्ती के जैसी होती है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये संयुक्त भी होते हैं और पृथक भी होते हैं, यानी कि ये आपस में जुड़े हुई संरचना भी होती है, तो उसको हम संयुक्त बाह्य दली कहते हैं, तथा अलग अलग होते हैं उसको हम कहते हैं पृथक बाह्य दली कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो गए। ये क्या करते हैं, जब पुष्प होता है कली की अवस्था में होता है, ये हमें सबको पता है कि पहले कली बनती है उसके बाद में पुष्प बनता है। तो जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तब उसकी क्या करता है, पुष्प की सुरक्षा करने का जो कार्य करता है वो बाह्य दल करता है। ठीक है, तो बाह्य दल ये पुष्प का बाहरी आवरण होता है। ये हरी पत्ती समान संरचना होती है, यानी कि हरी पत्ती के जैसा ही होता है, हरी पत्ती जैसा होता है, तथा यह पुष्प जब कली की अवस्था में होता है, कली की अवस्था में होता है तब उसकी सुरक्षा करता है। तो उनकी सुरक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है। यह पृथक दली यानी कि जो बाह्य दल होता है, ये जो पत्तियां होती है ये जुड़ी हुई नहीं होती, तो वह पृथक दली, तथा संयुक्त, अगर जुड़ी हुई है तो वह संयुक्त कहलाता है, प्रकार का होता है। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, उसमें हमने बाह्य दल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं दल के बारे में, यानी कि कोरोला के बारे में। दूसरा भाग है हमारा दल, यानी कि कोरोला। तो
तो कोरोला का क्या कार्य होता है? पुष्प में दल लगे हुए रहते हैं तथा इन कोरोला या दल का क्या काम होता है? ये रंगीन होते हैं, चमकीले होते हैं, परागकण की क्रिया के लिए क्या करते हैं? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इनका क्या कार्य होगा? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। और इनकी संरचना कैसी होती है? पंखनुमा होती है, यानी कि इस प्रकार से इनकी संरचना होती है, पंख के जैसी इनकी संरचनाएं होती है। तो यह भी संयुक्त तथा पृथक होते हैं, किंतु इसमें पुष्प दल के विन्यासित होने का क्रम, यानी कि पुष्प दल किस किस प्रकार से विन्यासित होते हैं, ये कई प्रकार से विन्यासित होते हैं, तो हम इसके साथ साथ ही उनको भी पढ़ लेते हैं। तो दल क्या होते हैं? ये चमकीले होते हैं, ये चमकीले तथा रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से विन्यासित होते हैं। तो पुष्पदल विन्यास, पुष्पदल विन्यास किसको कहते हैं? इनमें ये लिखना भूल गई मैं, तथा ये पंखदार होते हैं, पंखदार होते हैं। पुष्पदल विन्यास किसको कहते हैं? पुष्पदल यानी कि दल जो होते हैं कोरोला के विन्यासित होने का क्रम पुष्पदल विन्यास कहलाता है। पुष्प के दल के विन्यासित होने का क्रम पुष्पदल विन्यास कहलाता है। पुष्पदल विन्यास कहलाता है। तो ये जो विन्यासित किस प्रकार से होते हैं? ये व्यावर्तित, कोरछादी, कोर स्पर्शी आदि प्रकार से विन्यासित होते हैं। तो हम इसके एक एक विन्यासित होने के क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोर स्पर्शी। अगर हम ये टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे तो हम आगे फैमिलीज को याद करेंगे तो हमें ये सही रहेगा। तो पहला है हमारा कोर स्पर्शी। इसमें क्या होता है? दल तथा बाह्य दल, दल और बाह्य दल होता है। बाह्य दल पहले होता है, दल उसके बाद में आता है। तो दल तथा बाह्य दल के किनारे अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं, यानी कि ये हो गई दल और ये हो गई बाह्य दल, तो इनके अगर किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? को स्पर्शी प्रकार का पुष्पदल विन्यास। तो पुष्पासन पर दल तथा बाह्य दल के किनारे यदि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वह कोर स्पर्शी दल विन्यास कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे व्यावर्तित पुष्प विन्यास। इसमें क्या होता है? एक जो दल होता है और एक बाह्य दल होता है, ये सब पुष्पासन पर ही लगे होते हैं। तो दल तथा बाह्य दल या दल एक दूसरे पर आरोपित हो जाते हैं, यानी कि किनारों से एक दूसरे को ढक लेते हैं।
यदि दल तथा बाह्य दल के किनारे आपस एक दूसरे को ऊपर से ढक लेते हैं तो वह व्यावर्तित प्रकार का पुष्प विन्यास कहलाता है, यानी कि पुष्प दल विन्यास कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कोर छादी प्रकार का पुष्पदल विन्यास। सबसे पहले हमने पढ़ा है कोर स्पर्शी, यानी कि कोर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो वो कोर स्पर्शी प्रकार का पुष्पदल विन्यास कहलाता है। फिर हमने पढ़ा व्यवहारिक, अब है कोर छादी प्रकार का पुष्पदल विन्यास। कोर छादी प्रकार का पुष्पदल विन्यास में क्या होता है, बाह्य दल तथा दल, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि दल तथा बाह्य दल की संरचना के आधार पर ही पुष्पदल विन्यास को हम निर्धारित कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, दल तथा बाह्य दल, पहला दल दूसरे पे, दूसरा दल तीसरे पे विन्यासित हो जाता है। तो इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को हम क्या कहते हैं, कोर छादी प्रकार का पुष्पदल विन्यास। ठीक है, यानी कि ये जो हो गया दल हो गया, ये हो गया बाह्य दल हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं, अध्यारोपित कर रहे हैं। व्यवहारिक में क्या होता है, एक किनारा दूसरे किनारे को आरोपित करता है, नहीं एक किनारा जो होता है दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं व्यवहारिक। पर इसमें क्या होता है, पूरा जो दल होता है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होता रहता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोर छादी प्रकार का पुष्पदल विन्यास। इसमें दल तथा बाह्य दल एक दूसरे पे अध्यारोपित होता है, तो उसे कोर छादी प्रकार का पुष्पदल विन्यास कहते हैं। वेक्सिलरी प्रकार का पुष्पदल विन्यास, इसमें क्या होता है, एक जो दल होता है वो बड़ा होता है, उसके अंदर क्या होता है, दो दल होते हैं वो छोटे होते हैं, दो दल बड़े होते हैं। तो इस प्रकार के जो पुष्पदल विन्यास को हम कहते हैं वेक्सिलरी प्रकार का पुष्पदल विन्यास। ये किसमें होता है, मटर में होता है, सेब में होता है, इस प्रकार का पुष्प विन्यास पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मटर तथा सेब में एक दल बड़ा तथा दो छोटे दल, दो दल अग्रभाग में जो छोटे होते हैं तथा दो दल, दो बाह्य दल बड़े, पार्श्व में होते हैं, पार्श्व में यानी पीछे की तरफ होते हैं, तो इस प्रकार का पुष्पदल विन्यास वेक्सिलरी पुष्प विन्यास कहलाता है। पुष्पदल विन्यास कहलाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सममिति के आधार पर पुष्प स्थिति कहाँ पे कैसी कैसी स्थिति होती है इनकी, और पुष्प के भाग में हमने बाह्य दल तथा दल के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पुंमक तथा जायांग के बारे में, फिर हमारा फ्लोवर हो जाएगा पूरा।